कॉपी हो जाए। ओके, तो आज मैं ना कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी हम दो तीन डिफरेंट तरीके सीख लें। एक मैनुअल तरीका, ठीक है, एक उससे थोड़ा सा एडवांस तरीका, मतलब लो पॉली हम बनाएंगे, फिर हम कोशिश करेंगे हाई पॉली भी एक बना ले, ठीक है, और फिर मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा कि एक बटन से रॉक्स बन जाए, ठीक है। तो मैं आसान तरीके एंड में बताता हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और सबसे पहले मैं एक प्लेटोनिक बना लेता हूँ, प्लेटोनिक शेप। आपसे फीडबैक अगर मांगा गया है तो प्लीज़ दे दें ग्रुप में, ठीक है। मेरे बारे में हो, क्लासेस के बारे में हो, कोई शिकवा शिकायत हो तो वो दे सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव सब चलता है, मुझसे वो शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। मैं जान ले लूँगा किसी ने नेगेटिव किया तो। अच्छा, मैं जाता हूँ यहाँ पर और हमारे पास है ये प्लेटोनिक। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। प्लेटोनिक क्या है? जस्ट सिंपल एक शेप है, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पर। आपने कहा था प्लूटोनिक। प्लेटोनिक, हाँ प्लेटोनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेटोनिक बोलते हैं। ओके चलो, मैं जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर जाता हूँ। इसमें अब डिफरेंट किस्म की प्लेटोनिक्स हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, जैसे ये वाला है, फुटबॉल अगर बनाना हो तो डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ और ये टेट्राहेड्रॉन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई पाबंदी कुछ भी नहीं है। ये मैंने कर दिया। और सब डिवीजन जो है ना, ये 0 है तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, क्योंकि इतने तो मुझे सेगमेंट्स लाजमी चाहिए, ठीक है। और अब इस शेप को, ये बिल्कुल मैनुअल और लो पॉलीगन अगर आपने बनाना हो तो ये तरीका है, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, इस पे वर्टिसेस में चला जाता हूँ और इसका थोड़ा सा शेप मैं अपनी तरह से बिगाड़ लेता हूँ, ठीक है। तो ओके, सॉरी, मैं आपको मुश्किल वाला तरीका पहले समझा रहा हूँ। हम पहले सिंपल वाला देख लेते हैं। मैंने स्फेयर बनाया, ठीक है, राइट क्लिक किया, इसकी वर्टिसेस में गया, बी का बटन क्लिक करें ताकि सॉफ्ट सिलेक्शन मेरे पास आ जाए और कोई भी एक वर्टेक्स जो है वो सेलेक्ट करें, ठीक है। यही तो प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैं भूल जाता हूँ चीज़ें। ओके, यहाँ पर इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, ऑफ कोर्स आप बी का वो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आज आयशा नहीं आई ना? ओके ओके, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। रैंडम सी मैं एक शेप बना रहा हूँ, एक पत्थर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐसे किया और इसको मैंने ऐसे किया, ठीक है। और इसको भी मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। एक रैंडम सी मैंने एक शेप बना ली, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और मुझे इसकी हिस्ट्री डिलीट करनी है पहले। तो मैं जाता हूँ, जो अभी मैंने इसके साथ किया वो सारी हिस्ट्री ख़त्म करनी है मैंने, ताकि अगला इफेक्ट इस पर काम करे। तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा और हिस्ट्री हमारे पास डिलीट हो गई। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैं आ जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर है एफएक्स। एफएक्स पे क्लिक करें और एफएक्स के बाद आप आए यहाँ पर इफेक्ट्स में, और इफेक्ट्स में हमारे पास है शेटर, ठीक है। इस पे क्लिक करें, हाँ जी। और आपके पास यहाँ पर ये हैमर टूल में या यहाँ पर जिस भी टूल के ऑप्शंस में आप जाते हैं, तो अगर उसमें पहले ही से काम हुआ है और आप वापस डिफ़ॉल्ट में आना चाहते हैं ना, तो आप एडिट पे जाएं और रीसेट सेटिंग कर लें, तो वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम अब देख रहे हैं कि इसके हमने टुकड़े बनाने हैं इस पत्थर की, ठीक है। तो टुकड़े मैं कैसे बनाऊंगा, वो मैं शेडर इफेक्ट के थ्रू बनाऊंगा। कितने टुकड़े बनाने हैं डिपेंड करता है आपकी कंप्यूटर स्पीड पे और डिपेंड करता है आपकी नीड पे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 12 ही बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक जैगिनेस, ये मैं किसी और दिन इस पे तफसील में बात करूंगा, लेकिन अभी इसकी वैल्यू जो है 0 है ना, तो थोड़ी सी वैल्यू हम बढ़ा देते हैं। ये जो पत्थर जब टूट जाता है ना और उसके जो एजेस बन जाते हैं शार्प से, अक्सर नुकीले एजेस भी बन, ये उसके मुताबिक है, लेकिन ये मैं किसी और दिन समझाऊंगा, ठीक है। और फिर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर है कि ओरिजिनल सरफेस को मैं छोड़ दूँ कि नहीं, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि नहीं, ओरिजिनल वाला मॉडल मुझे नहीं चाहिए, बस इसके टुकड़े कर दो, मुझे वही टुकड़े चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे कर दिया और क्रिएट पे क्लिक करें। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ये लेगा।
ठीक है। और थोड़ा सा जी एफएक्स में जाके इफेक्ट्स में और शटर में। जी, यहाँ पर आएंगे ना, पहले आपने एफएक्स में आना है, फिर आपने आना है इफेक्ट्स में, और फिर यहाँ पर है शेडर। ठीक है, तो ये मेरे पास वो पत्थर जो है वो टूट गया। और अब देखो जितने टुकड़े हमने किए थे उसके उतने ही टुकड़े हो गए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ऑब्जेक्ट मोड में जाना है, और ये देखिए मेरे पास डिफरेंट टुकड़े हो गए। ठीक है, थ्री डी में कोई टीचिंग कर सकता है? इसमें इसका स्केल भी बढ़ा हुआ हाँ, वो तो मैंने उधर ऑप्शंस वगैरह वो कर दिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये कर देता है थोड़ा बहुत, वो टेंशन वाली बात नहीं है, इट्स ओके। अभी हम इसको और मज़ीद चेंज करेंगे। 3D में किसी को टीचिंग करना आती है? नहीं, सर पढ़ा नहीं। हाँ, बच्चों को पढ़ाना है, 3D सिखाना है, 3D सिखानी है, 3D। हाँ, ब्लेंडर सिखाना है, सॉरी ब्लेंडर और सिनेमा 4D। सिनेमा बोर्ड मोशन ग्राफिक्स आप सिखा सकते हो, टीचिंग आती है, इंस्ट्रक्टर आती है, जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ इस तरह की क्लास। ओके, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी, तो अगर कहते हो तो मैं शेयर कर देता हूँ। तो अच्छे पैसे दे रहा है, शेयर करें। यार मंथली आप कमाओगे 60-70 हज़ार मंथली कमाओगे। हफ्ते में सिर्फ 2 ही क्लासेस होते हैं, 2 घंटे क्लास होती है, मंथली आपको 60-70 हज़ार आ जाएंगे, कम है। मॉडलिंग सिनेमा बोर्ड से सिनेमा 4D है ना पूरा उनका, वो है 6 मंथ्स का है। चाहिए थी नहीं मैं ईमेल्स करनी है, अनाउंसमेंट में आया है मैसेज। हाँ, आप सर का जावे आपने कर दिया। अच्छा, अनाउंसमेंट आपको मैडम पहले भी आई थी, ठीक है। अनाउंसमेंट आपको आती है तो वीकली या मंथ में 1-2 मरतबा। एक्चुअली मैसेज किया है, हाँ, उनको फीडबैक चाहिए। ठीक है, तो आप लाजमी फीडबैक दिया करो, ठीक है। वो ओनर है जिन्होंने मैसेज किया, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हाँ आप सीधा उनको बोल सकते हो, ओके, और मेरी तारीफ भी कर सकते हो, ओके। मैं आपको किसी दिन अपने स्टूडेंट्स के कमेंट्स दिखाऊंगा जो मेरे बारे में वो कमेंट्स देते थे फीडबैक में, वो भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके शेयर वो किए हुए। ठीक है, तो ये डिफरेंट टुकड़े हमारे पास बन गए, और अब हम जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा टेक्सचर भी दे देते हैं पत्थर वाला, और फिर हम किसी दूसरी तरीके से भी पत्थर बना लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास एक टुकड़ा है, इसको भी हम कर देते हैं। तो हम यूवी मैपिंग में अभी गए नहीं हैं, लेकिन उसका एक आप समझो कि इस वाले ट्यूटोरियल से थोड़ी सी शुरुआत हो गई है। तो ये मैंने रख दिए, और अब मुझे इनको टेक्सचर करना है। ठीक है, तो टेक्सचर करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले ना ये वाला जो मॉडल है, या पत्थर नहीं लग रहा, पत्थर के टुकड़े लग रहे हैं। हाँ, तो पत्थर के टुकड़े ही, उनको भी रॉक्स ही बोलते हैं। ठीक है, अब बाज़ों का बात वो वाली कर लेते हो ना, मेरा बेटा है ना, तो वो क्या करता है कि उसको वो इंग्लिश बोलता है, उसको उर्दू पश्तो समझ नहीं है। तो मैं अगर दूध ले आता हूँ तो मैं उसको, हम पश्तो में पे कहते हैं, पे दूध को, तो मैं उसको कहता हूँ ऐसे ही चेक करने के लिए, मैं उसको कहता हूँ दा पे के डालता हूँ, नो 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 पापा, नॉट पे, इट्स मिल्क, इट्स मिल्क। ठीक है, तो अगर आप उसको कागज़ दोगे ना, ये लो कागज़ दोगे, दिस इज़ नॉट अ कागज़, दिस इज़ पेपर, तो आपके साथ वही प्रॉब्लम है। ओके, तो मैं आदी हूँ, मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर गया हूँ, और ये सबसे देसी जुगाड़ी तरीका है पत्थर बनाने का। ठीक है, और यहाँ पर मैं जाता हूँ ऑर्नल का एक वो अप्लाई कर लेता हूँ, AI स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक है, तो ये मैंने क्लिक किया, थोड़ी सी मैं स्पीड मारूंगा क्योंकि टाइम कम है, और यहाँ पर मैं रॉक का नाम दे देता हूँ इसको, और मैं जाता हूँ यहाँ पर कलर्स में, फाइल, और रॉक के टेक्सचर्स आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन। मैंने कहीं पर तो सेव किया है,
ये है एवरी टेक्सचर। ओके, आप गूगल में लिखोगे ना रॉक टेक्सचर तो आपके पास आ जाएंगे इमेजेस। वो पॉली हेवन में भी है, गूगल में भी है। तो मैंने ये एक फ़ोटो डाउनलोड की है, ये इस तरह की रॉक है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको मैं सीधा सीधा अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो मैं किसी ने क्या बोला है भाई। ओके, यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मेरी यहाँ से शेडिंग ऑफ है। तो मैं शेडिंग ऑन कर लेता हूँ और इसको चेक कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ और ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अब आप देखो वो तो अप्लाई हो गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है। यहाँ पर टेक्सचर का स्टाइल कुछ और है, यहाँ पर थोड़ा सा और है, ठीक है। इस साइड पे आएंगे तो थोड़ा सा और है, नीचे आएंगे तो थोड़ा सा और है, मतलब स्ट्रेची सा हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं, नॉर्मल टेक्सचर है, 1K से भी कम है ये, ठीक है। तो ये मैंने एक टेक्सचर अप्लाई किया लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक अलग पूरी दुनिया है 3D में, जिसमें फिर आगे लोग जाकर स्पेशलाइजेशन भी कर लेते हैं। जैसे मॉडलिंग में हम कर लेते हैं, एनिमेशन में कर लेते हैं, लाइटिंग में कर लेते हैं, तो इस तरह टेक्सचरिंग में भी है। तो हम एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं यूवी मैपिंग। यूवी मैपिंग क्या करता है, मैं सिंपल चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल तरीके से, कि आपके जितने एजेस हैं, जैसे इसके एजेस हैं, तो ये इन सब एजेस को रीड करके जो ये फ़ोटो हमने अप्लाई की है ना, इनको प्रॉपर अप्लाई करना है, ठीक है। ये स्ट्रेची नहीं होता, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, सुकून से वो सारा कर देता है। मैनुअली ये बहुत मुश्किल काम है जो कि हम करेंगे भी, आपके कोर्स का हिस्सा है, लेकिन वो हम किसी और दिन करेंगे जब उसका वीक शुरू होगा ना, पूरा वीक ACP है, तो वो हम उसमें बहुत सारे मॉडल्स को करेंगे। लेकिन माया के पास एक टूल है ऑटोमेटिक के नाम से। ऑटोमेटिक क्या करता है कि मैंने आज तक जब से ये टूल आया है ना और मैं यूज़ कर रहा हूँ, जब भी माया का प्रोजेक्ट होता है तो 90% इसने मुझे बचाया है। मुझे वो नॉर्मल यूवी मैपिंग में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो जिसमें पूरा स्टेच करना होता है, अनरैप करना होता है, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा यहाँ पर। अब देखें, मुझे यहाँ पर एक मेन्यू चाहिए जो मुझे नज़र नहीं आ रही, तो वजह क्या हो सकती है, मॉडलिंग में हम नहीं है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, टेक्सचरिंग जो है ये मॉडलिंग का हिस्सा है, तो मैं जाता हूँ मॉडलिंग में, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास UV का एक मेन्यू, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर है हमारे पास ऑटोमेटिक। ये बाकी हम यूज़ करेंगे, अभी जस्ट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर वाला हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास शेप सिलेंडर का टाइप का हो, ठीक है। हम प्लेनर तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास शेप बिल्कुल प्लेनर की तरह हो। यहाँ पर एक बॉक्स भी होना चाहिए, है स्क्वायर, ओके, इट्स ओके। यहाँ पर ये जो डिफरेंट पैनल्स बने हुए हैं ना, या डिफरेंट ऑप्शंस बने हुए हैं, ये डिफरेंट चीज़ों के लिए, जैसे आपने स्फेयर बनाया है और उस पर कोई टेक्सचर अप्लाई करते हैं, जैसे वर्ल्ड ग्लोब आप बनाते हो, तो आपने स्फेयर बनाया और उसके ऊपर दुनिया का नक्शा आपने करना हो, तो वो नक्शा वैसे ही फैलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर स्पेरिकल वो यूज़ करते हैं, प्लानर यूज़ करते हैं। तो अभी हम उन चीज़ों में नहीं जाते अभी आप सिर्फ इसी पे तवज्जो रखो। तो मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ऑटोमेटिक पे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ प्लेन्स नज़र आ रहे हैं। तो ये प्लेन्स क्या हैं, ये इस मॉडल को उस एंगल से रीड कर रहे हैं और उस पर वो फ़ोटो अप्लाई भी कर रहे हैं साथ, ठीक है। ऑटोमेटिक में ये फ़ायदा होता है कि ये ऑटोमेटिकली ही उन चीज़ों को रीड करके कहाँ पर टीक, जितना टीक हो सकता है ये टीक कर देता है। बिलीव मी 90% ये मुझे बचा लेते हैं हर जगह पर, मुझे वो मुश्किल काम मैनुअली नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो अब मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूँ और अब देखो, अब है ना प्रॉपर टेक्सचर, ठीक है। अब यहाँ के साइज को देख लो, यहाँ के साइज को देख लो, दोनों ऑलमोस्ट आपको सेम लग रहे हो, ठीक है। अगेन हम सिर्फ एक और मॉडल पे ट्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अगेन इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास रॉक का मॉडल है, सॉरी टेक्सचर है। राइट क्लिक करें, असाइन न्यू मटेरियल। अब देखो यहाँ पर कैसे टेक्सचर है और यहाँ पर कैसे है, लेकिन अगर आप इसको क्लिक करो यूए पे और ऑटोमेटिक कर लो और फिर जाओ
ऑब्जेक्ट मोड में कन्वर्ट कर लो, अब देखो कितना प्रॉपर है। ठीक है, तो इन सारे रॉक्स को आप अगर ऐसे वो कर दो, बहुत बड़ी मुश्किल से बचा हैं बहुत बहुत मुश्किल से बचा लिया ना। ये ऑटोमेटिक जब से आया ना, इसने मेरी भी ज़िंदगी आसान की हुई है। C4D में चला है। C4D में नहीं, अभी C4D में नहीं है, ये माया का ही टूल है। ये जो ऑटोमेटिक इन्होंने डाला हुआ है ना, ये 3D Studio Max में भी नहीं है, ये सिर्फ माया में है। ठीक है, ये एक तो काम की चीज़ है जो इन्होंने डाली कब हुई आया है। ऐसे? कब आया? इसको हो गया तकरीबन आई थिंक 2017 वर्जन्स के बाद ये आया हुआ। ठीक है, ये लास्ट वाला एक और अप्लाई कर लेते हैं और फिर हम इसी मॉडल को दोबारा बना लेते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, राइट क्लिक, असाइन, वो असाइन हो गया। ठीक है, और फ़र्क आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर भी। अगेन ये देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पर देखो ब्लरी ब्लरी सा हुआ है क्योंकि वो स्ट्रेच हुआ है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर इकट्ठे हुआ है तो वो लाइंस लाइंस से दिख रही है। तो अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगा, यूवी पे आऊँगा, ऑटोमेटिक पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और प्रोफेशनल लोग भी, टेक्सचरिंग डिफरेंट फील्ड है मॉडलिंग में। ठीक है, तो एक सर्टन लेवल आ जाता है कि जहाँ पर आपको मजबूरन कुछ चीज़ें आपको इग्नोर ही करनी पड़ेंगी, वो आप नहीं सीख सकते सारे। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उसमें टेक्सचर आर्टिस्ट, मॉडलर, एनिमेटर, लाइटिंग, रेंडरिंग, इवन जो मैंने उस दिन रेंडरिंग का बताया था कि रिफ्लेक्शन और स्पेकुलरिटी और हम अलग अलग ले जाते हैं, मैं उस दिन नाम भूल गया था। उस रेंडरिंग को बोलते हैं मल्टी पास रेंडरिंग। ठीक है, तो मल्टी पास रेंडरिंग के लिए अक्सर अलग एक 3D आर्टिस्ट होता है, उसकी उसमें एक्सपर्टीज ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह हम ये सारे करके तो हमारे पास इस तरह की रॉक वाले वो आ जाएंगे। इसमें तो आपने ऐसे किया ना कि फाइल को इनकॉर्पोरेट किया, बट हमने उसका पैटर्न इस पे लगाया। ऐसा ऑप्शन नहीं है इसमें बिल्ट इन कि हम मतलब कोई भी पैटर्न उसमें बिल्ट इन उसी को सिलेक्ट करें, उसको इस पे लगा दें, उस पे कलर चेंज भी कर सकें। जैसे पावर पॉइंट पे होता है, नॉर्मली स्लाइड का बैकग्राउंड हम चेंज करते हैं किसी भी पैटर्न से, उसका कलर भी चेंज कर देते हैं। इसमें होता है, इसमें होता है जब आप स्कल्पटिंग करोगे, जब आप यूवी एडिटिंग में आओगे ना, यहाँ पर है। ठीक है, तो वो भी है, और साथ में इसका है एक और टूल पेंटिंग का है, पेंटिंग मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। इनका एक पेंटिंग का भी टूल है जिससे आप पेंट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि माया में आप एक बॉक्स बना लो, ठीक है, लेकिन फ़ोटोशॉप में जाकर उसका हमने वो बनाना है, यार वो लूडो में क्या यूज़ होता है, क्या डाइस, डाइस के छः साइड्स होते हैं ना। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि फ़ोटोशॉप में वो डिज़ाइन कर लो, वो ले आओ, आपसे मैं कहता हूँ कि चलो फोटोशॉप में भी डिज़ाइन मत करो, आपने बॉक्स बनाया, इधर ही वो स्पॉट्स भी बनाओ, वो रेड वाला स्पॉट्स भी बनाओ, वो ब्लैक भी 6 और 2 और 5 और 3 वो स्पॉट्स भी माया के अंदर ही बना लो, तो वो पेंटिंग में आती है। तो वो आगे आनी है, वो जब यूवी मैपिंग हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें वो भी कवर हो, तो वो कर सकते हो। आपका आंसर यही है कि कर सकते हो। ठीक है, इधर ओके ये क्लियर है। अब हम थोड़ा सा मुश्किल, इससे भी मुश्किल एडवांस तरीका देख लेते हैं। तो मैं जाता हूँ अगेन फाइल न्यू, इसको हम सेव कर सकते हैं वैसे, फाइल सेट प्रोजेक्ट, और आज क्या है 17 है ना, 1704। आपने अपने दोस्त को पीछे भगा दिया, उसको सर्दी लग रही। अच्छा वो भी खुश है उधर, ओके। ठीक है, ये मेरे पास सेव हो गया। अब मैं जाता हूँ फाइल न्यू सीन कर लेता हूँ, और यहाँ पर अब मैं आ जाता हूँ जो पहले मैं समझा रहा था, मैं जाता हूँ यहाँ पर और एक प्लूटोनिक मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और आता हूँ प्लूटोनिक का जो क्या था उसमें, यहाँ पर ये टेट्रा कर देते हैं, और क्या था सब डिवीजन जो है ये हम 1 कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैं राइट क्लिक करूँगा, वर्टिसेस में जाऊँगा और थोड़ी सी इसकी शेप बिगाड़ूंगा, दैट्स इट। तो मैं जाता हूँ इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, इन दोनों को थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे कर लेता हूँ, इनको थोड़ा सा अप डाउन भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें किस किस्म की चेंजेस लाते हो या क्या करते हो। मैं इसलिए अक्सर जो लोग इस फील्ड से होते हैं ना, मैं उनको भी कहता हूँ कि मे बी ऐसे कुछ टूल्स हों कि आपने देखे ना हो,
ठीक है। जैसे अब ये पिछले बैच में एक स्टूडेंट है जो थोड़ा सा बदतमीज़ है, वो बड़ा ब्लंट सा बंदा है, वो क्लास के बीच में बोल देता है ये तो हमें आता है, आप हमें क्यों सिखा रहे हैं। तो 10 और लोग बैठे होते हैं, उनको नहीं आता। तो ये बात मैं उसको समझा के तक क्यों, लेकिन बाज़ लोगों का दिमाग काम नहीं करता। तो एनी हो, ओके, ये मैंने कर दिया ना। और अब मैंने करना क्या है कि मुझे अब इसको स्कल्पटिंग के लिए तैयार करना है इस मॉडल को। तो मैं अगर डायरेक्ट स्कल्पटिंग करूंगा तो मेरे पास सेगमेंट्स बहुत कम है। तो इस वाले मॉडल को हम हाई रेस बना रहे हैं। हम अभी तक लो रेस की बात कर रहे हैं, लो पॉलीगन, ये इसको हम हाई पॉलीगन में करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और एट्रीब्यूट मॉडलिंग किट में आएंगे और इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक बटन है। अब इसमें हम सेगमेंट डालेंगे ना तो इसका शेप बिगड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आपने सेगमेंट डालने और शेप भी ना बिगाड़ो तो आपके पास ये एक बटन है ऐड सब डिवीजन। आप इस पे क्लिक करो और डिविजन्स को ना 2 करो, हमें थोड़े से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ये कर दिया। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा दोबारा मॉडिफाई करना है बी टूल से। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर वर्टेक्स मोड में और हमारे पास बी का बटन हमने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करो। सेम वही वाला काम है, थोड़ा सा इधर उधर इसको निकालो ताकि इसकी शेप थोड़ी सी बिगड़ जाए। ऐसे करो, थोड़ा सा ऐसे करो, मैं आपको बार बार कहता था ना कि हम गेम्स में इस तरह करते हैं कि कोई मॉडल होता है उसके करीब जाते हैं तो वो हाई क्वालिटी का हो जाता है और जब दूर जाते हैं तो वो लो, तो वो वाली चीज़ हम इसमें करेंगे। हम वो वाला पाइपलाइन नहीं बनाएंगे, लेकिन एक मॉडल को हाई से लो में और क्वालिटी भी सेम बरकरार रखो कैसे करोगे, तो वो वाला आज इसमें सीख लोगे। ठीक है, यहाँ पर आए, थोड़ा सा इसमें भी चेंजेस कर सकते हो, हल्की फुल्की चेंजेस कर रहा हूँ मैं इसको भी ऐसे कर सकता हूँ। मैं इवन ये भी कर सकता हूँ कि कुछ वर्टिसेस को इस तरह सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं रोटेट भी कर सकता हूँ, जस्ट टू गिव हिम अ रैंडम शेप। ठीक है, ओके, तो ये मेरे पास एक रैंडम सी शेप बन गई है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, री टोपोलॉजी समझते हैं, टोपोलॉजी समझते हो कुरबान? ओके, आप टोपोलॉजी हम क्या बोलते हैं कि हम नॉर्मली जब मॉडल बनाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन कैरेक्टर हो गया, तो हम कोई बॉक्स फेयर कुछ भी लगा के हम एक मॉडल बना लेते हैं। ठीक है, टोपोलॉजी में क्या होता है कि टोपोलॉजी अगर आपने गेमिंग इंजन में वो लेकर जाना है, गेमिंग के लिए ना मॉडलिंग थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, उनकी रूल्स थोड़ा सा लिमिट्स में रहना होता है। तो गेमिंग में क्या होता है, ये अगर आपने उस मॉडल को एनिमेशन में लेकर जाना होता है तो उसमें ये होनी चाहिए कि आपकी टोपोलॉजी सही हो। टोपोलॉजी क्या, आपके फेसेस जो होते हैं, जिन फेसेस से वो मिलकर बना होता है। तो अगर एक फेस इधर है, एक इधर है, कुछ टेढ़े हैं, कुछ सीधे हैं, और आपने एक शेप बना दी है, वो दिखने में भी सही लग रही है, लेकिन वो फेसेस उसके अंदर गड़बड़ है, तो वो आपको एनिमेशन में भी तंग करेगा और वो आपको रियल टाइम अगर आप गेमिंग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर भी वो काफ़ी टफ जॉब है, उसको फिर आप ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आप इस तरह की मॉडलिंग करोगे ना, ये तो चलो अब एक रैंडम सा मॉडल है, लेकिन कोई कैरेक्टर, कोई गाड़ी, कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट जो प्रॉपर उसकी कोई शक्ल बनती हो, तो अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसमें पॉलीगन्स का ख्याल रखना होता है। जैसे अगेन एग्जांपल देते हैं, जैसे चेस्ट है ना मेरी, और 3D में आप बनाते हो तो वो पॉलीगन्स गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो पॉलीगन इस तरह प्रॉपर एक लाइन में आनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, टांग तक। जैसे यहाँ से एक पॉलीगन स्टार्ट होता है ना, तो ये आनी चाहिए प्रॉपर, उसका वो एक चीज़ वो एक दूसरे के पीछे और एंड तक, पाँव तक जाना चाहिए। इस तरह ये पूरी बॉडी ऐसे नहीं होनी चाहिए, तब आपको एनिमेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, तब आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो उस प्रोसेस को, उसको ठीक करने को हम टोपोलॉजीज बोलते हैं या री टोपोलॉजीज बोलते हैं। तो अब हमने इस मॉडल को भी री टोपोलॉजीज में कन्वर्ट करना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट मोड पे जाऊँगा और मेरे पास है यहाँ पर मैश का मेन्यू, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन री टोपोलॉजाइज। ठीक है,
आप इस पे डायरेक्ट क्लिक मत करो, बल्कि इसके बॉक्स पे क्लिक करो तो ये आपके सामने खुल जाएगा। और इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ ताकि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है वो हमारे सामने आ जाए। तो ये हमारे पास है 1000, ठीक है, 1000 फेसेस आप समझ लो, है नहीं लेकिन समझ लो कि 1000 फेसेस हैं, ठीक है। तो इसको हमने हाई क्वालिटी भी करना है और ये शेप भी नहीं बिगाड़नी। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल इसको 5000 कर दूँ, 5000 फेसेस, 1000 से मैं डायरेक्ट 5000 पे चला गया, ठीक है। ये 5000 कर दिया। नेक्स्ट हम नीचे आते हैं और जो हमारे पास ये फेस यूनिफॉर्मिटी है, ये हम यही बोल रहे हैं कि इसके जो फेसेस हैं या इसका जो शेप है, चूंकि अब ऐसे शेप में जब आप किसी भी शेप में वर्टेक्स एजेस उनको थोड़ा सा छेड़ लेते हैं और उसमें फिर आप मैनुअली वर्टेक्स या फेसेस बढ़ाते हैं ना, तो उसकी शेप बिगड़ जाती है। हम तो लूप कट से ही लगाते हैं ना, अगर उस लूप कट के बगैर आप उसमें बनाने की कोशिश करेंगे तो वो शेप बिगड़ेगी। तो हम इसको कह रहे हैं कि शेप बिगाड़नी नहीं है, शेप ऐसी ही हो। तो ये फेस यूनिफॉर्मिटी जो है, ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बोल दिया, थोड़ा सा ये इसका ऑप्शन डिफरेंट है, तो मैंने ये हाई कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ नहीं है, हम रीटोपोलॉजाइज कर लेते हैं और इस तरह के एक ऑप्शन आता है। अगर आपके पास कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं भी ये ऑप्शन एरर भी कंसिडर हो सकता है। तो हम कहते हैं कि नहीं, अभी इग्नोर करो इस ऑप्शन को और इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। अब मॉडल कितना स्मूथ हो गया, देख रहे हैं, ठीक है, स्मूथ तो हो गया लेकिन सेगमेंट्स भी देख रहे हैं कितने ज़्यादा हो गए, तो ये बहुत हैवी हो गया, ठीक है। अब हमने इसमें मज़ीद भी काम करना है, इसको स्कल्प्ट करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मुझे स्कल्प्ट करने से पहले क्या करना चाहिए बताओ? हिस्ट्री डिलीट करें, क्योंकि स्कल्पटिंग टूल इस पे काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री मैंने डिलीट कर दी। नेक्स्ट मैं जाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास है स्कल्पटिंग का एक मेन्यू, तो हम इसमें से काम कर सकते हैं और ये बहुत सिंपल है, नीट एंड क्लीन। हम इसमें से क्या क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ब्रश है, स्मूथ द सरफेस ऑफ ए मेश। मैं अगर इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ब्रश साइज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कितना है। तो यहाँ पर भी ब्रश साइज़ को कंट्रोल करने के लिए बी का बटन क्लिक करो और ऐसे ड्रैग करोगे, ठीक है, ऐसे ड्रैग करोगे या ऐसे ड्रैग करोगे तो उसका साइज़ छोटा बड़ा होगा। तो मैं ऑलमोस्ट इतना ले लेता हूँ और मैं इस टूल से, ये अभी भी बहुत बड़ा है, मैंने कीज़ तो ऑन की थी, ठीक है। तो ये मेरे पास ब्रश टूल है और ये स्मूथ टूल है, स्कल्पटिंग में ये चीज़ों को स्मूथ करता है ये वाला। तो मैं इसमें क्या स्मूथ कर सकता हूँ, मैं अगर फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि ये जो कॉर्नर्स हैं मुझे इनको स्मूथ करना है, तो मैं इधर आकर क्लिक करूँगा, तो ये देखिए क्लिक करेंगे, माउस को घुमाएंगे तो वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर मैं इस कॉर्नर को स्मूथ करना चाहता हूँ, इसकी स्ट्रेंथ कम करनी हो या बढ़ानी हो इस ब्रश की, तो एम का बटन क्लिक करेंगे, ठीक है, एम का बटन क्लिक करें, लेफ्ट या राइट माउस आप ड्रैग करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मेरे पास और क्या किधर कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ ऐसे। ये टूल थोड़ा सा एहतियात से यूज़ करना है, आप क्लिक करके ऐसे ऐसे घुमाएं नहीं, क्योंकि इसको ना एक एक क्लिक करके ले जाएंगे, ये आपका सिस्टम हैंग कर सकता है अगर आपके पास कंप्यूटर सही नहीं है, ठीक है। और जैसे ये है, इसको मैं स्मूथ कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास स्मूथ टूल है। नेक्स्ट हमारे पास है ये एक टूल पुल, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये क्या करता है, इसका साइज़ मैं थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, ठीक है, ये इस तरह के काम करता है। ये आपके माउस पे ही चलता है, अगर मैं अंदर की तरफ लेकर जाता हूँ तो उसमें वो हॉल सा बना लेता है, अगर मैं बाहर की तरफ लेकर आ जाता हूँ तो ये ऐसे कर लेता है, ठीक है। तो इसको भी बड़ा हल्का हल्का सा यूज़ करना है। तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर ये पुश एंड पुल दोनों का काम करता है, ठीक है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई है ना,
आप इस टूल पे आए और इसको दोबारा सा थोड़ा सा स्मूथ करें। ठीक है, यहाँ पर एक और टूल है, इसको भी देख लेते हैं ये क्या करता है। तो क्या है ये, अच्छा ये एजेस को शार्प करता है। अगर आप एजेस पे इस तरह ड्रॉ करते हो तो ये एजेस अगर ज़्यादा कर्व में होंगे ना तो ये थोड़ा सा शार्प कर देगा उनको, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये हमारे पास डिफरेंट टूल है, ये अब हम बेसिकली स्कल्पटिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास टूल है, अगर इसको आप यूज़ करते हो तो ये आपके लिए इस तरह की चीज़ें बना लेता है। ठीक है, तो इसको तो वैसे भी नहीं यूज़ करना चाहिए। ये किसने यूज होता है? ये वाला टूल आपने अगर कोई ऑर्गेनिक टाइप की कोई शेप बनानी हो ना तो तब आप ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसकी पावर कंट्रोल में नहीं होती इतनी, एक क्लिक से वो कर जाता है। ठीक है, और अगर कंट्रोल के साथ करोगे तो अंदर की तरफ वो कर देता है। आपके पास ये 2-3 ही टूल्स हैं जो आपके पास काम करते हैं। ये टूल हम दोबारा कवर करेंगे तफसील से। ठीक है, अभी जस्ट मैं इस मॉडल को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। ओके, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा पुश एंड पुल वाली चीज़ें करना चाह रहा हूँ। ये ब्रश का साइज की शॉर्टकट की क्या है? बी पे प्रेस रखोगे और माउस को ऐसे लेफ्ट एंड राइट ड्रैग करोगे तो ये होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वो हो गया। और नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ये जो आपने इसके 5000 पीसेस किए थे, इसका क्या पर्पस था बताइए। किसके? 5000 आपने लिखा था, उसका क्या पर्पस है? उसका पर्पस ये था कि अगर मैं ये ब्रश टूल अब यूज़ करता ना तो उसमें सेगमेंट्स बहुत बड़े बड़े थे, सेगमेंट्स कम थे तो वो बहुत बड़े बड़े थे। तो अगर मैं एक जगह पे क्लिक करता ना तो वो पूरा सेगमेंट उभर के आता या वो पूरा सेगमेंट ही अंदर चला जाता। अब देखो ना, मैं जब क्लिक करता हूँ तो थोड़ी थोड़ी जगह जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास फेसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जितने फेसेस उस सर्कल के अंदर आ रहे हैं ये उन्हीं को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वहाँ पर फेसेस थे ही 1 या 2 तो वो पूरा फेस को वो डिस्टर्ब करता है। ठीक है, वो शेप ही बिगड़ जाता है। ओके, अब हम जाते हैं ना दोबारा और इसको रीटोपोलॉजाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, इसको ऑब्जेक्ट में क्लिक कर लेता हूँ और ये मेरे पास मॉडल बन गया है। हम अगेन याद रखें डिलीट हिस्ट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक इस पे हमने जो भी काम किया उसकी हिस्ट्री, हर टूल यूज करने के बाद पूरी हिस्ट्री उसका मोस्टली टूल्स की। ठीक है, माया में वैसे अपनी आदत बना कि हर टूल के बाद डिलीट किया करो। ये इस तरह के टूल्स की बात करें या नॉर्मली भी जो हम नहीं नहीं, इस तरह के बता रहे टूल्स, थे? इस तरह देखो, किसी मैं आपको आसान कर देता हूँ। अगर इसको आपने जस्ट स्केल किया है, वर्टेक्स चेड़े हैं, एजेस चेड़े हैं तो इट्स ओके, वो चल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इस पे आपने कोई इफेक्ट वगैरह, जैसे कल हमने बैंड अप्लाई किया था, ठीक है, आज हमने ये वाला इफेक्ट इस पे अप्लाई कर दिया, तो इस तरह की जब इफेक्ट अप्लाई कर लो, एक इफेक्ट, और उसके बाद आपने अगला दूसरा इफेक्ट पे अप्लाई करना हो तो पहले वाले को आपको मर्ज करना पड़ेगा। और मर्ज कैसे होता है, डिलीट बाय हिस्ट्री से वो उसमें चला जाता है, मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी मैंने हिस्ट्री डिलीट की। अब देखो, मैंने जैसे पहले रीट्रोपोलॉजाइज करने से पहले हिस्ट्री डिलीट की, फिर रीट्रोपोलॉजाइज किया, फिर उस पर मैंने ये इफेक्ट अप्लाई किया ना। अब जब मैं दोबारा रीट्रोपोलॉजाइज पे जाऊंगा तो एक तीसरा इफेक्ट हो गया ना, तो मुझे वो पहले वाले की चीज़ों को मर्ज करना है, तो वो स्कल्पटिंग वाली चीज़ें मैंने मर्ज कर दी। तो अब मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और वापस जाता हूँ मैं मेश पे और यहाँ पर अगेन रीट्रोपोलॉजाइज पे चला जाता हूँ। ठीक है, और इस मरतबा ये जो वैल्यू है इसको मैं 0 कर देता हूँ, इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, और मैं इसको रीट्रोपोलॉजाइज अगेन कर लेता हूँ। और हम कितने सेगमेंट्स में आ गए हैं, हम 10,000 में चले गए। 5,000 ऑलरेडी हमने अप्लाई किया था, 5,000 हमने और अप्लाई कर लिए। ठीक है, ओके, तो मेरे पास ये देखो, ये मॉडल थोड़ा सा शार्प हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, अब अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँ तो ये मेरे पास एक सिंपल सा एक पत्थर सा बन गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसके साथ, अब हम आते हैं वही वाले कॉन्सेप्ट के तरफ कि गेम में हम 3 मॉडल्स लेकर जाते हैं। ठीक है, LOD का नाम याद रखो, ब्लेंडर में भी चेक कर लो, ब्लेंडर में भी है,
माया में भी है, सिनेमा 4D में तो बहुत ईजी है, वो तो ड्रैग एंड ड्रॉप है। माया में मैं अभी सिखा दूंगा। और कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर में आजकल अवेलेबल हैं। ब्लेंडर में मेरे ख्याल से एज एड ऑन इंस्टॉल करना होता है, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा इस वाले मॉडल पे। अब मुझे इसकी क्वालिटी सेम रखनी है, ठीक है, लेकिन मुझे फेसेस भी कम करने हैं। अगर आप फेसेस कम करते हैं तो मॉडल बिगड़ जाते हैं ना, उसकी क्वालिटी, मतलब ये जितना स्मूथ लग रहा है इसकी स्मूथनेस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी रखना है और मुझे सेगमेंट्स भी कम करने हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज के क्लास में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और मैं मास्टर कॉपी रख लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि क्या हो रहा है। कंट्रोल डी कर लेता हूँ और इसको मैं इधर ले आता हूँ। बल्कि सॉरी, कंट्रोल डी करने से पहले ना एक और क्लिक करो और फिर से हिस्ट्री डिलीट करो ताकि हमारे पास साफ सुथरा मॉडल आ जाए। तो कंट्रोल डी करें अब और मैं ये कॉपी इधर लेकर आए। अब हम हाई पॉली से लो पॉली में जाते हैं, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होता है वो भी फिर मैं बताता हूँ। तो ये मैंने मॉडल सेलेक्ट किया और यहाँ पर ही मेरे पास एक टूल है जिसका नाम है रिड्यूस, ठीक है। आप रिड्यूस पे क्लिक करो डायरेक्टली या बॉक्स पे क्लिक करो तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाते हैं। एक मिनट अच्छा। कल तो बड़ा प्यार से काम कर रहा था। एनी इस पे क्लिक करने के बाद चले मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं गलत हो रहा हूँ कि रिमेश है या रिड्यूस है, लेकिन चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास 50% में है, ठीक है। और अगर मैं इसको अप्लाई करूँ, नहीं सॉरी, रीमेश करना है मेरे ख्याल से इसको पहले। पता नहीं, कल तो मैंने बड़ा इजी किया था, यही तरीका। कुछ मिस कर रहा हूँ मैं इसी की, ये मैंने और हाई मॉडल कर दिया। इसी की कॉपी ले लेता हूँ। मैं भी ये रीमेश का टूल करना होता है पहले। अभी हो गया, ओके। एक ऑप्शन मैं भूल गया था, सॉरी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें रीट अपोलोजाइज करने के बाद ना आपने ये स्टेप करना है, फाइल मेश में जाएं और यहाँ पर है हमारे पास रीमेश। आप इस पर क्लिक करो और ये रीमेश कर देगा। अब देखो कितने पॉलीगन्स हो गए हमारे पास, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ये काफ़ी हैवी मॉडल हो गया और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमारे पास पड़ा है। तो अब हम इसकी कॉपी लेंगे, कंट्रोल डी, और कॉपी को इधर लेकर आएंगे और अब हम इसको रिड्यूस करेंगे ताकि हम दोनों में फ़र्क देख सकें। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा मैश में और यहाँ पर है रिड्यूस, इसके बॉक्स पे क्लिक करें और बाय डिफ़ॉल्ट ये 50% ही अप्लाई करता है, मतलब जो आपका मॉडल है उसकी क्वालिटी 50% डाउन कर लेता है, ठीक है। तो ये 50% ऑलरेडी है और मैं जस्ट रिड्यूस पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मैं वायर फ्रेम मोड में चला जाऊँ ना तो ये थोड़ा डेंस लग रहा है और ये थोड़ा सा फिर भी थोड़ा सा हल्का हो गया है, ठीक है। तो अगेन क्वालिटी चेक करो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट, ठीक है। अब अगर मुझे इसको मज़ीद भी कम करना हो तो मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ और इसी की कॉपी ले लेता हूँ और फिर आता हूँ मैश और यहाँ पर है रिड्यूस। इस मरतबा डायरेक्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ना कि नॉट 50%, मैं चाहता हूँ कि 90% मैं कम कर लूँ। तो मैं 90 अप्लाई कर लेता हूँ। वैसे 90 हम करते नहीं है, ये तो जस्ट आपको शो करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 90% इसको कम किया
और हमारे पास देखिए सेगमेंट्स किस तरह हो गए हैं। ठीक है, तो अब अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएं तो अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस, बहुत हल्का सा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा ना, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस देखने के लिए अगर आप ऑन करो तो ये कितना हल्का है, लेकिन उसका स्टाइल, उसका डिज़ाइन वो उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो तरीका यही होता है कि आप हाई मॉडल बनाएंगे। अब ये करते हम क्यों हैं, अब ये भी मैं बता दूं। आप गेम्स देखते हो, मॉडल्स उसमें हम बहुत हल्के बनाते हैं लेकिन क्वालिटी उनकी बड़ी अच्छी होती है। तो वो क्या होता है मैं अब बताता हूँ। वो इस तरह का हाई मॉडल एक क्रिएट करते हैं, इस पे कलरिंग जैसे टेक्सचर हमने अप्लाई किया था, ठीक है, इस पे वो टेक्सचर भी अप्लाई कर लेते हैं। फिर हम ये वाला मॉडल इसी की कॉपी ले लेते हैं और इसको रीमेश करके या रिड्यूस करके उसके सेगमेंट कम कर लेते हैं। ठीक है, तो अंदर तो मॉडल तो कम हो गया, लेकिन टेक्सचर हम इसके ऊपर जब दोबारा अप्लाई करेंगे ना तो हम इसी से बेक करते हैं। बेक एक टेक्सचर होता है जो आप चेंज करते रहते हैं, कलर्स वगैरह, लाइटनेस, वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। एक हम इसको बेक कर लेते हैं टेक्सचर समेत, फाइनल टेक्सचर उसका निकल जाता है जिसमें चेंजेस नहीं होती। वो जो निकल जाता है ना टेक्सचर, वो हाई क्वालिटी का होता है। तो हम वो हाई क्वालिटी का टेक्सचर उठा के इस पे लगा देते हैं, लो वाले पे। तो अंदर मॉडल आपका लो होता है लेकिन उसके ऊपर जो फोटो होती है ना वो बड़ी हाई क्वालिटी की होती है, तो आपको मॉडल भी हाई क्वालिटी का दिख रहा होता है। तो गेम्स में, वीआर में यही होता है। ठीक है, ओके। एनिमेटेड मूवीज में भी समटाइम्स ये किया जाता है। तो ये मैंने 90% कम कर दिया और अब इसी की कॉपी ले लेता हूं अगेन और यहां पर आता हूं और अब इसको भी मैं 90% कर देता हूं। तो देखते हैं कि कहां तक ये हमारे लिए शेप बिगाड़ देता है। तो वहां पर हम रुक जाएंगे। तो यहां पर मैंने क्लिक किया, ओके डियर, ओके। यहां पर मैंने क्लिक किया और मैं आया मेश पे। जैसे ये बिल ये देता है, इसको लाइट की बेचारे को प्रॉब्लम। ओके, इस पे क्लिक करें और यहाँ पर 50 है ना, इसको अगेन मैं 90% कर देता हूँ। 90 करके हमने बेड़ा गर्क कर दिया उसका, लेकिन हमने चेक तो करना है। तो ये और कम हो गए। और अब हम जब ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं तो अब थोड़ा सा हमें फील हो रहा है कि हमारी शेप थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। 50 पे शायद ना करें। 50 पे तो नज़र ही नहीं, ये 50 वाला है। नहीं, इसको 50% पे करेंगे। हाँ, अगर इसको 50 पे हम कर सकते हैं तो मे बी अगर हम इसको कंट्रोल डी कर दें, ये ऑलरेडी 50% कम हुआ था, फिर हमने 90% और कम कर दिया और अब उसी को हम मज़ीद 50% कम कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ रिड्यूस पे और यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ 50 और रिड्यूस कर लेता हूँ। हाँ, अभी भी वो शेप बरकरार रखी हुआ है। तो बहुत हल्का सा मॉडल हो गया है। ठीक है, आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं फिर आपको यहाँ पर एक डिस्प्ले सा आता है जिसमें आपको दिखाता है कि किसी मॉडल पर आप क्लिक करोगे ना तो उसमें कितने पॉलीगन्स है वो सारे आपको डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, अनरियल इंजन में ऐसे भी होता है गेमिंग में, जब हम जाते हैं कि उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि इतने से सेगमेंट ज़्यादा हो गए तो फिर नहीं करेगा काम। तो ऐसे भी होता है, तो उसमें आपको शेप भी बरकरार रखनी होती है और वो सेगमेंट भी उतने ही कम करने हैं। तो वो एक अलग कहानी है। फिर वो बेटर क्यों है कि पॉलीगॉन्स ट्रायंगुलेट कर देते हैं। हाँ हाँ अक्सर ऐसा होता है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा, हम मॉडल बनाते हैं वो होते हैं क्वाड पॉलीगॉन्स, हाँ जी। लेकिन जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो वो ट्रायंगुलेट करके करते हैं। तो इसकी क्या वजह है? ट्रायंगुलेट करने की वजह ये है कि अगेन जब आप वो मॉडल किसी और सॉफ्टवेयर में लेकर जाते हैं ना तो बाज़ औक़ात वो आपको कनेक्टिविटी में, मतलब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ, यही पत्थर अगर आप OBJ में या किसी उसमें कन्वर्ट करो और आप ले जाओ, कौन सा सॉफ्टवेयर था उस दिन हम बोल रहे थे जो ख़त्म हो गया, एक सॉफ्टवेयर होता था 3D का, नहीं एक और सॉफ्टवेयर था, मैं नाम भूल गया, से तो पता नहीं मैं नाम भूल गया। उस सॉफ्टवेयर में आप ये लेकर जाओगे ना तो इसमें छोटे छोटे सुराख बने होंगे। ठीक है, या इसके शेप में थोड़ी सी गड़बड़ होती है।
तो हम इसको ट्रायंगुलेट लाजमी करते हैं, ठीक है। इस वाले मॉडल को भी अगर हम क्लिक करें और ट्रायंगुलेट हम इसलिए भी करते हैं कि टेक्सचरिंग, यहाँ पर मैंने यूवी मैपिंग कर ली, लेकिन ये तो इसकी यूवी मैपिंग है ना, ठीक है। किसी और सॉफ्टवेयर में लेकर जाऊंगा, मे बी उसका यूवी मैपिंग का सेटअप थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो। जैसे अनरियल इंजन है, आप यूवी मैपिंग अप्लाई भी कर लो, मर्ज भी कर लो, आप उधर लेकर जाओगे ना अनरियल इंजन में, इसका टेक्सचर वापस वैसे ही स्ट्रेची होगा। तो हम उसको ट्रायंगुलेट जब कर लेते हैं ना, ट्रायंगुलेट सारों में चल रही ट्रायंगुलेट सारों पे चल जाते हैं। जब हम उस मॉडल को ट्रायंगुलेट कर लेते हैं ना, तो उसकी वो सरफेसेस वगैरह वो चल जाते हैं। बॉडी भी कर सकते हैं अब ट्रायंगुलेट, बिल्कुल बॉडी भी कर सकते हो, बॉडी में वैसे करनी नहीं चाहिए वो लेकिन सर कर सकते हो। काम खराब कर दे। वो काम तो खराब करता है, लेकिन बॉडी कर सकते हो। सर इसको कैसे करेंगे? वैसे Okay. तो हुआ है ट्रायंगुलेट। ये तो हुआ है ना, आप इस पे क्लिक करो और यहीं पर है ट्रायंगुलेट, जो कि मैं आगे अप्लाई करने वाला था। ट्रायंगुलेट में अब जिन लोग, आपको तो चलो वो कॉन्सेप्ट का पता है ना, जिनको नहीं पता उनका मैं कर देता हूँ। ट्रायंगुलेट अब हमने इसको करना है, ये सेगमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ट्रायंगल, इसको मजीद हमने करना है। ये इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें जब आप इस पर कलर अप्लाई करोगे, जो मैंने आज कलर डाउनलोड किया है वो तो चलो एक टेक्सचर ही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बाज़ों का टाइल्स टाइप का कलर हो, टाइल्स टाइप का मटेरियल हो, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर टाइल बड़ा दिखेगा, यहाँ पर स्ट्रेच हुआ होगा। आप ऑटोमेटिक भी अप्लाई कर तब भी ऐसे ही होगा जब आप किसी और सॉफ्टवेयर में इसको लेकर जाओगे, ठीक है। तो ट्रायंगुलेट क्या करता है कि आपका वो टेक्सचर प्रॉपर फैला देता है। अगर आपने किसी और सॉफ्टवेयर में जाना है तो आप इस पर क्लिक करो और अगेन यहाँ पर आओ मेश में, और यहाँ पर है ट्रायंगुलेट, ठीक है। और ये आपका ट्रायंगुलेट ऑलमोस्ट हो भी गया है। और अगर आपको मज़ीद सेटिंग्स इसमें, अच्छा इसमें वो भी क्वाड भी बना सकते हो, वापस इसको क्वाड भी कर सकते हो। अब देखो उसने थोड़े से कम कर दी, बार बार भी कर सकते हैं इसको। चेक कर लेते हैं, नहीं बार बार नहीं कर, एक लिमिट तक कर लेते हैं, ठीक है। वो क्वाड से बन गए, तो आप इसको वापस ट्रायंगुलेट ही रखो। ट्रायंगुलेट आपको टेक्सचर में प्रॉब्लम से बचाता है, स्पेशली जब आप गेमिंग इंजन में जाते हो, उधर फिर चाहिए होते हैं, वहाँ पर चीज़ें ना सेंटीमीटर्स में चली जाती है ना, तो वो फिर बहुत तंग करती सर वो पोस्ट प्रोडक्शन में आता है, है। नहीं प्रोडक्शन में ट्रायंगुलेट नहीं, वो गेमिंग इंजन। गेमिंग इंजन तो नहीं, वो तो पोस्ट प्रोडक्शन और उनसे भी अलग है ना, वो तो गेमिंग है ना। अगर उसमें आप प्रोडक्शन का काम करते हो तो फिर वो पोस्ट प्रोडक्शन में, जैसे हमारे अब HEC के हम कोर्सेज बना रहे हैं, तो वो जिस सेट पे वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो हमने अनरियल इंजन में बनाया है, ठीक है। लेकिन अनरियल इंजन में अब हमने वो सेट जो है ना पूरा 3D मॉडल, वो हमने गेमिंग के हिसाब से नहीं बनाया, वो हमने टीवी के हिसाब से बनाया, टेलीविजन के हिसाब से, वो बहुत हाई फाई क्वालिटी का है, तो वो पोस्ट प्रोडक्शन है। उसमें अब हम अपना कैरेक्टर प्लेस करेंगे, फिर उसकी कलर टोनिंग और एडिटिंग, वो सारी पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। ये देखें हमारे पास 4 मॉडल्स बन गए, और हर एक कितना डेंस है और कितना वो है उसका आपको आइडिया हो गया है। ये देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, और एंड वाले मॉडल को और स्टार्ट वाले मॉडल को का अगर हम मुआवजा करें, इस वाले को हम क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है, और इसको हम फोकस कर लेते हैं। तो अब देखें इसमें क्या है, ये थोड़ा स्मूथ है और ये थोड़ा सा रफ सा है। That's it. अब एक पत्थर आप किसी उसमें लगाते हो अपनी किसी प्रोजेक्ट में, तो अगर वो गेम है तो कोई भी कैरेक्टर उस पत्थर के इतने करीब जाकर नहीं देखता, ठीक है। और अगर वो कोई आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट है तो आपकी क्लाइंट ने अपना घर देखना है, आपकी पत्थर नहीं देखना, आपने जस्ट वो इन्वायरमेंट को प्यारा फिल करने के लिए वो बनाए, तो लो पॉलीगन ही, लो क्वालिटी की ही मॉडल आप यूज कर सकते, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब मजेदार चीज, अभी तो मजेदार चीज है। अच्छा बस 1 क्लिक करना है मैंने, दैट्स इट, ठीक है। अब अगर आपको हाई क्वालिटी के पत्थर बनाने हो, ठीक है, एक तो मैंने आपको मैनुअल तरीका बता दिया कि भाई ऐसे बनाना है, स्कल्प्ट करना है और वो रिंकल्स वगैरह उसमें डालने हैं।
अब अगर आपको ऐसा तरीका चाहिए कि वन क्लिक से आपके पास हाई क्वालिटी की पत्थर आए जिनको आप बाद में बेशक अपने लिए रिड्यूस कर दें उसका मैश साइज या जो भी है फेसेस, तो हमारे पास एक छोटा सा टूल है, ये है रॉक जेन माया स्क्रिप्ट। प्लगइन्स समझते हैं? प्लगइन्स वो चीज़ होती है जो किसी सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो आप वो प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हो उस प्रॉपर्टी का, तो वो उसमें वो काम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्लगइन्स और स्क्रिप्ट्स, माया में प्लगइन्स की जगह स्क्रिप्ट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो भी एज अ वो भी प्लगइन ही है। ठीक है, तो हम वो कैसे यूज़ करते हैं, तो ये मेरे पास है रॉक जेन के नाम से, आपको ऑनलाइन फ्री में मिल जाएगा। छोटा सा वो है 5 KB है, सारा ऑनलाइन मिल जाता है। किसी के पास ना हुआ तो खैर मैं फिर दे दूंगा आपको। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे ही। ठीक है, तो ये एक स्क्रिप्ट फाइल है, तो मैं इसको अब इंस्टॉल कैसे करूँगा और फिर इसको कैसे यूज़ करूँगा। तो मैं जाता हूँ, सबसे पहले तो मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ, 51 मिनट पे है, तो मैं जाता हूँ इसको बंद कर लेता हूँ माया को। इस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ से कट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, तो मैं कट कर लेता हूँ और मैं आता हूँ अपनी C ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स, ऑटोडेस्क, माया 2025 और यहाँ पर है स्क्रिप्ट्स। इसको डबल क्लिक करो, मैंने पहले से भी इंस्टॉल किया हुआ था, लेकिन चले मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक स्क्रिप्ट आ गई है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ और अब इसको मैं बंद कर देता हूँ और अब मैं किधर है माया। सर आप इस लैपटॉप पे काम करते हैं? हाँ, C4D से पिछला सब कुछ मुझे दिखाइएगा। इस पे तो अभी इंस्टॉल नहीं की है, वो पिछले वाले पे मैं चलाता था वो। सर मुझे दिखाइएगा, मैंने वो आपका वो लेआउट देखा, ओके ओके, क्योंकि मेरे पास प्लगइन्स काफ़ी मिसिंग है, मैं बिल्कुल मैनुअल काम करता हूँ। सिनेमा 4D की, ये तो फिर आपने लेट बोल दिया। मैंने परसों 1800 GB डाटा जो प्लगइन्स थे सिनेमा 4D के मैंने डिलीट कर दिया। 1800 GB? हाँ, 18 TB है यस, जो 1.8 TB। पता नहीं कितने बनते हैं, लेकिन 1800 GB था वो। असल में हमारा ऑफिशियल ड्राइव था वो कंपनी की तरफ से ऑफिस में, उसमें मैंने डाटा कॉपी किया था, तो उनको ज़रूरत पड़ गई। सर आपके पास तो होंगे ना प्लगइन्स, ड्रॉप टू फ्लोर हो गया। मैं चेक कर लूँगा, होंगे। ये ड्रॉप टू फ्लोर, मैजिक सेंटर, इस तरह की एक 3D बुक भी है। ये छोटे मोटे जो प्लगइन्स है ना, ये मैं जब ज़रूरत पड़ती है मैं उसी टाइम डाउनलोड कर लेता हूँ, लेकिन मैं ढूंढ लूँगा आपके लिए। GX की क्या है, GSG के प्लगइन्स हैं आपके पास? सर मैं बता तो रहा हूँ, मैं बिल्कुल मैनुअल काम कर रहा हूँ। मैं आपको ख़जाना दिलवाऊंगा सब। लेकिन सर उसका एक फ़ायदा, आप बिल्कुल डीप चले जाते हो अगर मैनुअल काम। हाँ, मैनुअल में तो यही है कि आप सीख लेते हो। ओके जी, हम यहाँ पर आए और अब हमने वो प्लगइन ओपन करना है। तो चूंकि वो स्क्रिप्ट है तो उसका बटन शटन इधर आपको नज़र नहीं आएगा। आपके पास पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है यहाँ पर, इसमें आप कोडिंग भी कर सकते हो माया में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3D स्टूडियो मैक्स माया में आप कोडिंग भी कर सकते हो, कोडिंग से अपने मॉडल्स, एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट्स बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जस्ट उस प्लगइन को रन करना है। सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पर लिखना क्या है, तो जो प्लगइन का नाम है, कहाँ पर लेटर कैपिटल है, कहाँ पर स्मॉल है, वो उसी हिसाब से होना चाहिए। कोडिंग में तो यही तो प्रॉब्लम होती है। तो मैं लिख लेता हूँ रॉक और जेन उसका कैपिटल है, तो मैं लिख लेता हूँ GEN और एंटर कर लेता हूँ। जैसे ही मैं एंटर कर लेता हूँ मेरे सामने ये एक बॉक्स आ गया है। ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कितने रॉक्स बनाने हैं। तो अगर आपका कंप्यूटर स्ट्रांग है ज़्यादा बनाओ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं 50 कर रहा हूँ। 50 भी बहुत ज़्यादा है, हाई क्वालिटी के। जो मैंने बनाया था ना, ये उससे ट्रिपल टाइम ज़्यादा हाई क्वालिटी के। रैंडमाइज बनाएंगे, ये रैंडमाइज ही बनाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रॉक्स है 50, डिस्ट्रीब्यूशन रेडियस 10% है या जितना, इसको हम नहीं छेड़ रहे। हाइट रेशो हम कितना रखें, 2, 3, 5, 10,
मतलब उसमें कुछ पत्थर जो हैं वो थोड़े से ऊंचे हाइट के होंगे, कुछ नीचे हाइट के होंगे, ठीक है। ये रैंडमनेस के रेशोज हैं, तो मैं 2 ही वो कर रहा हूँ। 3D नॉइज, बाकी चीज़ें अभी मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। सबसे छोटा जो होगा वो 0.50 सेंटीमीटर्स का होगा पत्थर, और जो सबसे बड़ा होगा वो 1 का होगा, और बाकी इनके बीच में ही होंगे, मतलब इसी तरह ही रैंडम किया, तो इसको भी आप छेड़ सकते हो, ठीक है। लो रेस चाहिए कि हाई रेस चाहिए, तो हमें हाई रेस चाहिए। ये आपके लिए डायरेक्टली लो रेस भी बना लेता है, लेकिन अगर आप हाई रेस लो, उस पर टेक्सचरिंग करो और उसको खुद ही लो रेस पे करो ना, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये मैंने कर दिया, और अब मैं जनरेट के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और आपके पास पत्थर बन गए, और बड़े रैंडम है, और बड़े एक्चुअल पत्थर लग रहे हैं। ये ऑफ कोर्स एक चीज़ कंप्यूटर बनाते हैं, एक इंसान बनाता है, डिफरेंस तो होता है। तो आपके पास ये प्लगइन भी अवेलेबल है अगर आपको रॉक्स का काम करना हो, और इसमें आप ये वैल्यूज छेड़ेंगे ना थोड़े बहुत, 1 से 2, 2 से 3, 0.5 से 0.8, 0.7 या नीचे हैं, तो ये आपको और भी वेराइटीज़ देगा, ठीक है। और अब आप चेक करो, ये इसकी क्वालिटी है, और ये हाई क्वालिटी की है, फिर भी ये चूँकि कंप्यूटर जनरेटेड है ना, ये फिर भी मेरे सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा सही चल रहा है मेरे कंप्यूटर पे। इस एक को क्लिक करो। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और मैं इधर जाता हूँ, ये इस बाइक का वो डिस्टर्ब कर, और इसको मैं नाम देता हूँ रॉक। ये मेरे हाथ कांप रहे हैं, सिस्टम सही है, मेरा शुगर डाउन हो जाता है, तो इसकी वजह से लो का शुगर अप होता है ना, मेरा डाउन होता है बहुत ज़्यादा, जो कभी कभार बेहोशी की हालत तक चला जाता है। ये है गिलास, अभी आप पानी पी लो, फिर मुझे भी पी लो, ठीक है। तो ये मेरे पास एक रॉक है, और इस पर राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पर मुझे मटेरियल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने शेडिंग ऑन नहीं की, लेकिन जब आप शेडिंग भी ऑन करोगे तो देखो कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करो, यूवी ऑटोमेटिक, राइट टिक, ऑब्जेक्ट मोड, काफ़ी है। सही नींद आई हुई आज। आप सोचें कि मैं पिछले जब से आपकी क्लासेस शुरू हुई है तब से लेकर अब तक मैं डेली 16 घंटे काम कर रहा हूँ, और मुझे 3 से 4 घंटे नींद के मिल रहे हैं, और थोड़े 1 महीना और गुजर जाए ना तो मैं थोड़ा सा भूल जाऊंगा। नींद की कमी से ये होता है मेरे साथ, मेरा शुगर डाउन हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा सा। लोग कहते हैं मोटा हो जाता है, लेकिन वो हवा ही होती है। जैसी नींद सही हो जाती है वापस मैं स्लिम हो जाता हूँ। मेरा आजकल थोड़ा सा आप पता नहीं, आप लोगों से डेली मिल रहा हूँ इसलिए आप लोग फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। मेरी नींद जब कम हो जाती है, ये देखो मेरे सारे हाथ कांप रहे हैं। मेरे पास मीठा होते हैं, लेकिन वो मैं खा लेता हूँ बिना ज़रूरत की भी, तो मैं जो भी रखता हूँ वो खा लेता हूँ। नहीं अभी ठीक हो जाऊंगा, थोड़ा सा बाहर हवा खाऊंगा। ये क्लियर हो गया, इसमें तो कोई मसला नहीं था।